नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की क्षेत्र की समाज सेविका, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सशमी चौधरी जी। आज इनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। महिला होने के नाते, जैसे कि महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं और भी महिलाओं के प्रति लगातार मुद्दे उठाती रहती हैं, महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हिंदुस्तान समाचार में। मैम स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मैडम, अभी जैसे कि हाल ही में धामी सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण, 36 आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या मानती हैं, जैसे कि धामी सरकार के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है, महिलाओं के लिए एक कदम उठाया गया है, तो इस कदम को आप किस तरह देखती हैं और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी, और सेकेंडली जो ये धामी जी ने जो 30% का महिलाओं का कहा है, तो उस विषय में मैं ये बात जरूर रखना चाहूँगी कि जिस समय उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका थी और महिलाओं का बलिदान था। महिलाओं की आबरू के साथ खेला गया था। महिलाओं ने अपने आप को मिटा के तब ये उत्तराखंड बना था। तो मैं ये चाहती हूँ कि धामी जी को ये बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और ये आप लोग सभी जानते हो कि कितनी बेटियां बच रही हैं और कितनी बेटियों की पढ़ाई हो रही है और कितने कांड हो रहे हैं। बट उन्होंने ये एक अच्छी पहल करी है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि महिला यहाँ पे 30% की बजाय यदि वो 50% का करते तो मैं ये मानती हूँ कि 50% में उनको धाकड़ धामी कहा जाता, क्योंकि 50% में महिलाओं को यदि सरकारी जॉब मिलती है तो इट डज मीन उत्तराखंड का गर्व से नाम ऊंचा होता। और धामी जी की सरकार चल रही है और धामी जी नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड का, तो उनका भी नाम होगा कि 50% का महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, जिस तरीके से महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देके इस उत्तराखंड को बनाया है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, फिलहाल बात करें महिलाओं की। महिलाओं के लिए हालांकि सरकार बहुत सजग है, काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश में कांड देखने को मिल रहे हैं। चाहे मणिपुर कांड की बात करें, चाहे इससे पहले दिल्ली कांड की बात करें, चाहे उसे बेटी को वोट दिया गया था, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे महिलाओं की रक्षा हो सके? देखिए, मैं जिस समय मैं महिला आयोग में थी और मैं महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयासरत रही हूँ और मैं हमेशा महिलाओं की आवाज़ को उठाती रही हूँ, चाहे वो थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे एसएसपी साहब के पास हो, चाहे डीआईजी साहब के पास हो। मैं महिलाओं की आवाज़ को हमेशा उठाती रहती हूँ और मैंने हमेशा महिला आयोग में रहते हुए भी अपनी जो मेरी अध्यक्ष थी, मैंने हमेशा बोला कि मैडम, जो महिलाओं के साथ, चाहे वो मानसिक शोषण होता है, चाहे वो शारीरिक शोषण होता है, चाहे बलात्कार होता है महिला का, चाहे रोड पे चलते हुए कोई घटना घटती है, तो उस आदमी को इतना कठोर दंड देना चाहिए कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि फांसी की सजा का प्रावधान बन जाए उत्तराखंड के अंदर, भारत के अंदर, तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं को घटित करने में आदमी के अंदर एक भय व्याप्त होगा, और भय भी न होए ना प्रीत, तो भय के बिना प्रीत नहीं होती है। तो इसीलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरीके का कठोर इनको नियम बनाना चाहिए कि जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। एक कानून बने सरकार, जी मोदी सरकार बनाए। जी बिल्कुल, और तभी ये घटनाओं पे रोक लग पाएगी। चाहे कितना भी महिला सशक्तिकरण कर ले हम, चाहे कितना भी महिलाओं के लिए योजनाएं बना ले, चाहे कितना भी महिलाएं जॉब करती भी महिलाओं का शोषण होता है, कितनी महिलाएं जो शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण होती हैं, तो इनके लिए बहुत सख्त नियम की जरूरत है। कहीं ना कहीं बात करें मैम, विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि आपने कानून बनाने की मांग भी करी है, तो कहाँ तक घेराव ठीक है? देखिए, विपक्ष की भूमिका में हूँ मैं। आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ कि आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो आप ये बताइए, इतना हिंदुस्तान के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो अंकिता हत्याकांड हुआ है, अभी तक उस वीआईपी आदमी का नाम नहीं खोल पाए ये लोग, और उसके पेरेंट्स जो हैं दर बदर भटक रहे हैं कि हमारा वकील चेंज होना चाहिए। तो वकील वगैरह के लिए मतलब हमारे सीएम साहब ने स्पेशल बोला है कि उनका वकील चेंज होना चाहिए। मैं मानती हूँ आप कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो कॉपरेशन होना चाहिए सख्ती से, वो कॉपरेशन नहीं हो पाता है। यदि वो कॉपरेशन हो जाए तो मैं ये कहती हूँ कि अंकिता जैसी हमारी करोड़ों
जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनका बलात्कार होता है, जिनको दिन दहाड़े चाकों से गौन दिया जाता है, उनको घसीट के उनको नंगा करके घुमाया जाता है। मणिपुर का मैं बताती हूँ आपको, मणिपुर का आप लोग सभी जानते हैं, मीडिया कर्मी, कि मणिपुर में किस तरीके से नंगा नाच किया है। क्या बीजेपी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी अंधी हो गई है? कहाँ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते कि महिलाएं हमारी, उनको मतलब कि नग्न करके उनके साथ शोषण हो रहा है? और कैसा इतना सख्त कानून होना चाहिए कि महिला की तरफ कोई नजर भी उठाए तो उसकी नजरों को सरकार को निकाल के फेंक देना चाहिए। तो आदमी के अंदर जब भय होगा तो भय के बिना डर व्याप्त नहीं होता है। अच्छा मैम, अब बात करें रुड़की शहर की। हम रुड़की शहर से आप प्रमुख समाज सेविका रही हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। इस बार बात करें बारिश के कारण, देखिए काफ़ी अति बारिश जो हुई है, लोगों के घरों तक में पानी घुसा है और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम बात करें तो लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा गया है, चाहे इसमें मेयर हो चाहे विधायक हो, इस टाइम सब फेल दिखाई दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इनसे जो नुकसान हुआ है इसको लेकर किस तरह से शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि किसान सेवी संगठन से भी आप जुड़ी हुई हैं, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है, फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं, गांव देहात में हमने देखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्लीज देखो, ये जो आपदा होती है ये प्रकृति की देन होती है, बट आदमी के हाथ में हमें बुद्धि दी है और हमें ज्ञान दिया है। तो हम उस बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से जो प्राकृतिक आपदा आती है उनको हम सुलझा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको सुलझाने का मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ, 17-18 साल हो गए मुझे राजनीति में, बहुत हार्ड वर्कर रही हूँ मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि जो रुड़की वेल एजुकेटेड सिटी है, यहाँ के इंजीनियर्स लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाके प्लान तैयार करते हैं और वहाँ के प्लान सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर्स इतने बैठे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बैठ के इस बारे में बहुत चिंतन मंथन करना चाहिए, एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय। आप यदि जिस समय कुर्सी पे बैठ रहे तो आप जनता को बोल रहे हैं ना कि मैं ये सब चीजें शॉर्ट आउट कर दूंगा, मैं पानी बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, तो जनता तो ओबियसली आपको पूछेगी ना, आपको गद्दी पे बैठा है, आपको वोट करा है, आपको वोट करा है, आपको वोट करा है। अब मतलब कि बत्रा जी हैं, तो बत्रा जी भी चेयरमैन रहे हैं और विधायक भी हैं बत्रा जी, और इस बारे में मतलब बहुत चिंतन मंथन की जरूरत है। और ये आपदा है, प्रकृति की देन है ये, और हमारे किसान जो अन्नदाता कहा गया है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत को हमारे को कृषि के बिना हमारा भारत अधूरा है। और हमारे कृषि प्रधान देश में हमारा किसान जो है पूरा, उनकी फसलें उजड़ गई हैं, खत्म हो गई हैं, कहाँ वो अपने बच्चे पढ़ाएंगे, कहाँ वो अपनी बेटियों की शादियां करेंगे, कहाँ बच्चों लड़कों की फीस भरेंगे, कहाँ से सारे काम करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से, कि आप लोग इसको आपदाग्रस्त घोषित करें। और इनको अभी आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है अपने एसडीएम साहब को, तो मैं एसडीएम साहब के लिए कहूंगी कि अभिनव शाह जैसा एसडीएम रुड़की को मिला है तो रुड़की बहुत भाग्यशाली रुड़की है। अभिनव शाह अपने आप में एक ऐसा गरिमा में व्यक्तित्व रखते हैं कि मैंने हमेशा उनसे, यदि मैंने रात को उनको 2 बजे भी कॉल करी कि सर इस तरीके की घटना है, अभी आपदा की जो स्थिति थी, पानी भर गया था क्षेत्रों में, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, तो मैंने सर को बोला, सर ने तुरंत उसी समय आदमी भेजे। तो मतलब वो मैं उनको सल्यूट करती हूँ अपने एसडीएम साहब को। और अभिनव शाह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत सुलझा के उन्होंने आपदा की इस स्थिति को कंट्रोल भी करा है। और नगर आयुक्त साहब मतलब आपस में मिलकर इनका तालमेल इतना अच्छा रहा। क्या मांग रही है? हाँ, सरकार से मेरी यही मांग है कि आपदा की जो स्थिति है इसमें मतलब इनको 5,000 से ऊपर मुआवजा दिया जाए हर आदमी को, तभी तो ये लोग बेचारे जी पाएंगे, नहीं तो ये कहाँ जी पाएंगे। कहीं इनके खेती बर्बाद हो गई है, बीज इनके पास नहीं है, खाद इनके पास नहीं है, यंत्र इनके पास नहीं है, बिजली का बिल इनका 2 साल का माफ होना चाहिए। और इनके महिला जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गई, जो खेतों में काम करती थी, उन महिलाओं को रोजगार का प्रोविजन होना चाहिए। बच्चों की फीस भरने के लिए उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए कि जिससे वो अपनी दाल रोटी, जो अन्नदाता है, वो भी अपनी दाल रोटी खा सके। जी हाँ, मौजूद थी हमारे साथ समाज सेविका रश्मि चौधरी जी। साफ तौर पर कई मुद्दों पर इनसे आज बात हुई है हिंदुस्तान समाचार से खास मुलाकात में, और सरकार के से भी इनके द्वारा मांग की गई है कि जो आपदा का समय आया, उस आपदा के समय जितनी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और जिला हरिद्वार को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। अपने सहयोगी काजल चौधरी के साथ रुड़की से प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।